क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक है। तो कूलॉम ने बताया था कि दो स्थिर यदि आवेश हो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा, बल का जो परिणाम होगा वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समानुपाती से हटता है कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है, जहां पे आपका एप्सिलॉन नॉट जो है हवा का या निर्वात का प्रावैधुतांक होता है, Q1 Q2 आवेश का परिमाण है और दूरी है। ये जो व्यंजक निकला यह दो आवेशों के बीच लगने वाला व्यंजक हो गया। क्वेश्चन कहता है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक है, तो व्यंजक होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक पूछा जाएगा। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यदि एप्सिलॉन नॉट को यहाँ हम भेजें तो ये F यहाँ है दिया जाएगा बाय में, अर्थात हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। बचता है आपका Q1 Q2 बाय में F आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट टर्म है 1/4 पाई, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। Q1 और Q2 आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो कूलॉम इंटू कूलॉम हो गया कूलॉम स्क्वायर। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आर हुआ दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेपरेट करते हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन अब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये कूलॉम स्क्वायर और न्यूटन मीटर इंटू मीटर कर दे। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर को कहा जाता है फैराड। ये m है, मीटर है, बाय में ऊपर जाएगा m पर पावर-1, तो फैराड पर मीटर भी होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाएगा तो फैराड पर मीटर भी सही है, या कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सही है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक में न्यूटन पर मीटर ये तो नहीं होगा, फैराड पर मीटर ये भी है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी सही है। और ऑप्शन डी का था बी एवं सी दोनों, अर्थात बिल्कुल डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बी एवं सी दोनों। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड पर मीटर या कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन 29 है, प्रावैधुता का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो प्रावैधुता का व्यंजक क्या होगा, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाय F आर स्क्वायर। यदि इस पर हम बीमा की बात करें तो 1/4 पाई कांस्टेंट इसका बीमा नहीं होगा। आवेश का बीमा होता है IT, ये भी आवेश है IT, Q1 आवेश का बीमा IT, Q2 आवेश का बीमा IT, बाय में F आर स्क्वायर हुआ बल, बल का बीमा mL/T⁻²। आर हुआ दूरी, दूरी अर्थात लंबाई L स्क्वायर। तो ये गुना करेंगे I इंटू आई स्क्वायर, T इंटू टी स्क्वायर, नीचे m L इंटू एल स्क्वायर मिलकर L³ T⁻²। सेपरेट करते हैं, m यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, L यहाँ +3 है ऊपर जाएगा L⁻³ होगा, T यहाँ -2 है तो ऊपर जाएगा +2, अब पहले भी +2 है हो जाएगा T⁴। बचा क्या I स्क्वायर। I को A भी कह सकते हैं, I को A भी बीमा लिखा जाता है, A कैपिटल A, तो A स्क्वायर भी हो सकता है, I स्क्वायर भी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए कहता है m-1, तो यहाँ नीचे m प्लस है तो ऊपर हो गया -1, m पर पावर -1,
m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर, आई नहीं दिया, a स्क्वायर दिया है, अर्थात ऑप्शन ए जो इसका राइट है। परावैधुता का बीमीय सूत्र पूछेंगे m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ a स्क्वायर, या आई भी देगा तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हवा का परावैधुतांक कितना होता है? हवा का परावैधुतांक कितना होता है? तो याद रखिएगा, हवा का परावैधुतांक 1 होता है। हवा का परावैधुतांक 1। धातु का पूछेगा अनंत। हवा के अलावा अन्य कोई माध्यम हो उसका परावैधुतांक 1 से अधिक होता है। तो इसमें हवा का परावैधुतांक कितना होता है? तो हवा का परावैधुतांक 1 होता है। हवा का परावैधुतांक 1। धातु का पूछेगा तो धातु का परावैधुतांक कितना होता है? अनंत होता है। हवा के अलावा अन्य कोई माध्यम हो तो उसका परावैधुतांक 1 से अधिक होगा। का परावैधुतांक या परावैधुत स्थिरांक कितना होता है? तो हवा का परावैधुतांक 1, धातु का अनंत, पानी है तो 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 80, सी में 150 और डी है अनंत। पानी का परावैधुतांक याद रखेंगे होता है 80। अब पानी का परावैधुतांक 80 होता है। हवा का पूछेगा परावैधुतांक 1 होता है। धातु का परावैधुतांक 1 होता है। पानी का परावैधुतांक 80। नेक्स्ट है कांच का परावैधुतांक कितना होता है? तो कांच का परावैधुतांक पूछ दिया तो ये हवा का 1 और धातु का अनंत, अन्य माध्यम तो 1 से अधिक। ऑप्शन है 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कांच का परावैधुतांक पूछेंगे तो 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1/4πε0 का मान होता है। तो 1/4πε0 का जो मान होगा तो पढ़े हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/2। यदि 1/4πε0 रखेंगे तो ये हो जाएगा F/r² बाय में Q1 × Q2, अर्थात इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और 1/4πε0 का मान क्या हो गया? 9 × 10⁹ मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता को इप्सिलॉन r से सूचित किया जाता है। इप्सिलॉन r किसके बराबर होगा? तो इप्सिलॉन r और इप्सिलॉन नोट में संबंध है। इप्सिलॉन r बराबर इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नोट होता है। इप्सिलॉन r बराबर इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नोट। तो क्वेश्चन है निर्वात की, क्वेश्चन है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता अर्थात इप्सिलॉन r बराबर होती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी दे देगा, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तब यहाँ आपको इप्सिलॉन r दे सकता है, इप्सिलॉन r बराबर दे सकता है, या लैंग्वेज में दे देगा किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता किसके बराबर होती है? तो इप्सिलॉन r जो है आपेक्षिक परावैधुता जो है इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नोट के बराबर होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो वह जो समान आवेश पर बल लगाएगा वह है 9 × 10⁹ न्यूटन। शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा है तो वह 1 कूलम आवेश हो गया। 1 कूलम आवेश पर जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगेगा वह कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन, जो ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 37 है, वायु में 2 धनावेश के बीच परावैधुत पदार्थ रख देने पर, वायु में 2 धनावेशों के बीच परावैधुत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो वायु में आप जानते हैं वायु में परावैधुत का मान जो है, परावैधुत स्थिरांक का मान 1 होता है और धातु का अनंत होता है। और जैसे ही परावैधुत का पदार्थ रखिएगा अर्थात परावैधुता का मान बढ़ेगा, उनके बीच आकर्षण बल घटता चला जाएगा। तो पहले हवा था, इसके अलावा कोई अन्य परावैधुत माध्यम रख देगा, उसका प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा, अर्थात घट जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बताते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जितनी ज्यादा होगी वहां पर शक्ति बहुत ज्यादा होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी? शक्ति का भी पता चलता है, साथ ही दिशा का भी पता चलता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होता है। धन आवेश से उत्पन्न होता है, ऋण आवेश पर जाके समान होता है, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं सबसे अधिक होती है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं सबसे अधिक होती है वहां पर उसकी शक्ति जो है सबसे ज्यादा होती है। तो एक क्षेत्र की शक्ति का भी पता चलेगा, दूसरी दिशा का भी पता चलता है, तीसरा आवेश की प्रकृति का भी पता चलता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की, प्रकृति की, अर्थात इनमें सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हुआ। क्वेश्चन 39 है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो डिफिनेशन था, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। एफ हो गया बल, क्यू हो गया पर यूनिट टेस्ट चार्ज। प्रति इकाई या प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, याद रखेंगे। तो प्रति इकाई आवेश या प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 40, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी अचल रहता है, डी में दिया है बढ़ या घट सकता है। अब देखिए, आवेशित करेंगे तो आवेश दो तरह से होते हैं, या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित। जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकल जाता है तो वह धन आवेशित हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश घटेगा। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस पर ऋण आवेश आता है, तो इलेक्ट्रॉन आया तो ऋण आया तो द्रव्यमान बढ़ेगा। यहाँ क्वेश्चन तो ये नहीं दिया कि धन आवेशित किया जाता है या ऋण आवेशित। यदि धन आवेशित रहता तो घटता, ऋण आवेशित रहता तो बढ़ता। क्यों बढ़ता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आ जाता है धन आवेश तो घटेगा, जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उत्पन्न होगा ऋण आवेश, ऋण आवेश हो जाएगा तो बढ़ेगा। तो कोई क्वेश्चन है केवल आवेशित किया जाता है, तो आवेशित किया जाए तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, धन आवेशित भी हो सकते हैं या ऋण आवेशित भी हो सकते हैं, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ कहता धन आवेशित किया जाता है तब सही आंसर हो जाता घटता है। यदि यहाँ पर देता है ऋण आवेशित किया जाता है, सही ऑप्शन हो जाता बढ़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ आवेशित अर्थात धन आवेशित भी हो सकते हैं और ऋण आवेशित भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कूलॉम बल है। तो कूलॉम बल जो है एक केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। कूलॉम केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कूलॉम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा, घन पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निकालेंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्षेत्र है तो क्षेत्रफल, लंबाई है तो लंबाई, आयतन है तो आयतन। तो पृष्ठ घनत्व दिया पृष्ठ के तो क्षेत्रफल हो जाएगा, और क्षेत्रफल हो गया तो द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। किसका द्रव्यमान? आवेश का, मतलब क्यू का बटे क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा, आवेश का द्रव्यमान मतलब आवेश हो गया और पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल हो गया। इसका यदि मात्रक निकालना हो तो मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक होगा कूलॉम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। सेपरेट करेंगे तो होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो पृष्ठ घनत्व देगा मतलब पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर घनत्व निकालेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी परीक्षा में देता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा, तो पृष्ठ घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बाय
पृष्ठ क्षेत्रफल, आवेश बाय पृष्ठ क्षेत्रफल सही हो जाएगा। मात्रक पूछ दिया तो आवेश का मात्रक कूलम और पृष्ठ क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, सेपरेट करेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक मतलब लंबाई के अनुदिश, अर्थात कूलम Q बाय L, लंबाई का L, तो मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, सेपरेट करेंगे कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक पूछेंगे तो कूलम पर मीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 44 है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 45 है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, व्यंजक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 Q/r², Q/r²। तो ऑप्शन बी ए भी गलत है, ऑप्शन बी ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी है 1/4πε0 Q/r², ऑप्शन डी बिल्कुल सही हुआ। याद रखिए एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, तो 1/4πε0 Q/r² होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, ए अदिश, बी सदिश, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दिस। ए और बी तो हो ही नहीं सकता है, दो राशि एक साथ नहीं हो सकती। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन राशि है, अदिश या सदिश। याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर F/Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि मात्रक निकालें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, कूलम है बाई में हो जाए न्यूटन पर कूलम। एक तो ये है, दूसरा जब बल को हम बीमा का आधार करते हैं Q को रखते हैं IT करके, तब जो कैंसिल करके मान आता है वो आपको वोल्ट पर मीटर के रूप में आता है, वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, इसलिए ऑप्शन डी राइट है, दोनों हो जाएगा बी और सी। बी में है न्यूटन पर कूलम, सी में वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दो ठो, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है। तो गॉस प्रमेय कहता है कि फाई ई बराबर जो होगा वह Q/ε0 के बराबर होगा, इसको हम 1/ε0 इंटू Q भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ कहता है घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स मतलब फाई भीतर स्थित आवेश मतलब Q का कितना गुना हो गया 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना है होता है, ऑप्शन ए इज राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स। तो घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स जो है भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, यदि विद्युत क्षेत्र में रखे गए चालक के अल्प क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं। किसी क्वेश्चन नंबर 49 कहता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए चालक के अल्प क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं। रखे गए चालक के अल्प क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं। यह है आपका विद्युत फ्लक्स। चालक के अल्प क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी विद्युत फ्लक्स। चालक के अल्प क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का व्यंजक पूछेगा 5 बराबर ई डी ए कोस थीटा या ई डॉट डी ए। ई हो गया विद्युत क्षेत्र, डी ए हो गया चालक के अल्प क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और
चालक का क्षेत्र के अदिश गुणनफल होगा, डॉट प्रोडक्ट में होगा, उसे क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है।